ई एंड जेड की जितनी वैरायटी हो सकती है ना, जितनी आज तक आपने देखी होंगी, वो सब कुछ यहां पर इस लेक्चर में कराया जाने वाला है। तो देखन में छोटन लगे घाव करत गंभीर, सोचा कुछ और था हो कुछ और गया, यही तो है सीखने वाली चीज। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है भाई? सब बढ़िया, एकदम बढ़िया ही होना चाहिए बेटा। तो तैयारी जीत की इस सेशन में लेके आए हैं दूसरा वीडियो। पहला वीडियो बहुत आप सबने पसंद किया है, पहला वीडियो आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, वो कितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी ये आपको समझ में आ गई होंगी। और ठीक उसी तरीके से आज का जो वीडियो है ये भी उसी इंपॉर्टेंस टर्म्स पे कहीं ना कहीं बनाया जाएगा। आपने ऑप्टिकल से रिलेटेड आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन देखा, डी एंड एल देखा, थ्रियो और एरिथ्रो देखा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपने टर्म्स में। और ठीक आज उसी तरीके से आज हम यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को देखने वाले हैं, जिसमें हम सिस ट्रांस, ई जेड और सिन और एंटी पढ़ने वाले हैं। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना है, क्योंकि ये वीडियो ये मान लीजिए कि ये आपकी डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए बनाया जा रहा है। इसका फुल लेंथ का वीडियो जहां पर आइसोमेरिज्म के फुल लेंथ को बताया गया है, वो संजीवनी में कहीं ना कहीं आपने जेई में देख लिया होगा। अगर नहीं देखा हो तो फुल लेंथ का वीडियो भी आपके पास अवेलेबल है संकल्प भारत जेई चैनल पे। ये चैनल बेटा आपका है, ये चैनल आपके लिए बनाया गया है, आपको इस पर जाकर वीडियोस देखने हैं। अपनी जो भी डिफिकल्टीज है, जो भी टॉपिक्स है आपको क्लियर करने हैं, आप जाकर वहां देखिए, आपको कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं है। हर वो चीज जो आपके सिलेबस में है वो कहीं ना कहीं इस चैनल पे पड़ी हुई है। तो आप प्लेलिस्ट में आराम से चीजों को देखें, लाइन वाइज देखें, और वीडियो को ऐसे ना देखें कि सिर्फ वीडियो नहीं, बाकायदा कॉपी पेन लेकर एक नोट्स बनाते हुए काम करिए। मतलब आपको ये हमेशा काम आने वाली है भाई, हमेशा काम आने वाली है। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपना दूसरा वीडियो, जिसमें हम क्या बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं सबसे पहले सिस एंड ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन की, देन हम पढ़ने वाले हैं ई एंड जेड कॉन्फ़िगरेशन की, देन हम पढ़ने वाले हैं सिन एंड एंटी की। ठीक है, ये तीन चीजें कवर करने वाले हैं जो कि पूरी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को पूरी तरीके से कवर करती है। क्या होता है, क्या रिलेशंस होते हैं, कैसे इनको फाइंड किया जाता है, कैसे पहचाना जाता है, ये सब कुछ आज हम यहां देखने वाले हैं। चलिए ध्यान से पहला शुरू करते हैं। तो उन सभी से पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि एक्चुअल में ये जीआई का मतलब क्या है, जीआई कैसे शो करता है। क्योंकि अगर मैं जीआई देखना जान गया हूं तभी मैं आगे के कॉन्फ़िगरेशन भी देखना सीख पाऊंगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है अपने पास जीआई के टर्म्स में, वो सबसे पहला पॉइंट यही है, हाउ टू शो जीआई। हाउ टू शो जीआई, भैया जीआई शो कैसे करता है, अगर मैं ये जान जाऊं तो कहीं ना कहीं हमारी आधी डिफिकल्टी तो यहीं दूर हो जाएगी। तो मैं पूरी तरीके से यहां पर एक बात करने वाला हूं जहां हम एल्कीन की बात करेंगे, मतलब सी डबल बॉन्ड सी की बात करने वाले हैं। जहां पर हम सी डबल बॉन्ड एन की बात करने वाले हैं, हम बेसिकली इनकी बात करने वाले हैं, क्योंकि ये टर्म्स यहां पर यूज आने वाले हैं। ठीक है, अब ध्यान से जरा सीखिएगा क्या कंडीशन कहती है और क्या कंडीशन आपको चेक करनी है और कैसे चेक करनी है। जैसे मैं बात करूं एल्कीन में सी डबल बॉन्ड सी की, तो बेटा सी डबल बॉन्ड सी के केस में जीआई तब शो करता है जब एल्कीन कंटेनिंग कार्बन्स की जो वैलेंसीज हैं ए और बी, ठीक उसी तरीके से डी और ई, बेटा यहां जो कंडीशन आती है वो ये आती है कि ए और बी कभी इक्वल नहीं होने चाहिए, और साथ ही साथ डी और ई भी कभी इक्वल नहीं होने चाहिए। मतलब अगर ये दोनों कंडीशन सही बैठ रही हैं तभी वो जीआई शो करेगा, वरना जीआई शो नहीं करेगा। भैया ए और डी बराबर हो सकते हैं, ए और ई बराबर हो सकते हैं, बी और डी बराबर हो सकते हैं, बी और ई बराबर हो सकते हैं, लेकिन ए और बी, डी और ई कभी भी बराबर नहीं हो सकते, कभी भी बराबर नहीं हो सकते। अगर ए और बी बराबर हुए, डी और ई बराबर हुए, तो भैया वो जीआई शो नहीं करेगा। तो आगे की बात भी नहीं करेंगे, आगे के कॉन्फ़िगरेशन की बात ही नहीं होगी। ये बात तभी होगी जब ये जीआई शो कर रहे हो। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक। अच्छा, जब बात करें हम सी डबल बॉन्ड एन की, तो भैया नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड पेयर होते हैं। आपने हमेशा देखा है नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं, 3 तो बॉन्ड पेयर होते हैं और 1 लोन पेयर होता है। क्या मैं कह सकता हूं 2 बॉन्ड पेयर तो इसके बॉन्ड बनाने में चले गए, 1 लोन पेयर होगा और 1 वैलेंसी होगी, और कार्बन के साइड 2 वैलेंसी लगी होंगी, जस्ट सपोज ए एंड बी। तो भैया कंडीशन क्या कहती है, कंडीशन ये कहती है कि यहां पर ए और बी बराबर नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, लोन पेयर और वैलेंसी कभी बराबर हो भी नहीं सकती है,
लोन पेयर और वैलेंसी कैसे बराबर हो सकती है? मतलब एन के साइड तो दिक्कत ही नहीं लेनी, सिर्फ किसके साइड दिक्कत लेनी है? सी के साइड। अगर आप ये चेक करना सीख गए हो तो हम आगे की बात करेंगे। अब हम आगे की बात करने वाले हैं इसके कॉन्फ़िगरेशन की। तो हमें जीआई देखना कहीं ना कहीं आ चुका है कि भैया जीआई कैसे देखते हैं। अब इसमें सबसे पहला जो कॉन्फ़िगरेशन आने वाला है दैट इज सिस एंड ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है सिस एंड ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन? जरा ध्यान से समझिएगा भैया। यहां पर अगर हम सिस और ट्रांस की बात करें तो अगर मैं एल्कीन का केस लेता हूं, एल्कीन का केस लेता हूं, तो एल्कीन कंटेनिंग कार्बन की कम से कम एक वैलेंसी, कम से कम एक वैलेंसी इक्वल होनी चाहिए। आपस में इक्वल नहीं होनी चाहिए, कम से कम एक वैलेंसी इस कार्बन की और कम से कम एक वैलेंसी इस कार्बन की इक्वल होनी चाहिए। यहां मान लीजिए मैंने CH3 लगा दिया, यहां मान लीजिए मैंने H लगा दिया। अब ध्यान से देखिए A और H अनइक्वल है, A और CH3 अनइक्वल है, मतलब जीआई शो कर रहा है, मतलब जीआई शो कर रहा है। अच्छा, सिस ट्रांस कब शो करेगा? जब कम से कम एक वैलेंसी क्या हो? सेम हो। और एक वैलेंसी सेम होने के साथ साथ अगर वो सेम साइड है बेटा, अगर वो सेम साइड है तो बेटा सेम साइड है तो मैं इसे बोलूंगा सिस आइसोमर। मैं इसे क्या बोलूंगा? सिस आइसोमर। और अगर मान लीजिए ये ऑपोजिट साइड होते, अगर ये सेम वैलेंसी ऑपोजिट साइड होती तो बेटा ऑपोजिट साइड को हम बोलते हैं ट्रांस आइसोमर। पहली बात क्या, A और H अनइक्वल है, A और CH3 अनइक्वल है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब अगर ध्यान से देखें तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि भैया A और A ऑपोजिट साइड है, और अगर ऑपोजिट साइड है तो बेटा ऑपोजिट साइड को हम हमेशा क्या बोलते हैं? हम हमेशा इसे ट्रांस बोलते हैं। तो सिस और ट्रांस पहचानना मेरे ख्याल से अब बहुत इजी हो गया होगा इन केस ऑफ एल्कीन, क्योंकि हमें क्या देखना है? हमें सेम वैलेंसी एक कम से कम होनी चाहिए, और अगर वो सेम साइड है तो सिस है, अगर वो ऑपोजिट साइड है तो वो ट्रांस है। ठीक है, बात क्लियर है? चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने ये CH3 लिया, आपने यहां CH3 लिया, और यहां आपने H ले लिया, और कुछ इस तरीके से आपने बोला कि भैया यहां पर हमको बताओ कि सिस है या ट्रांस है। अब गलती बताता हूं, बच्चे गलती क्या करते हैं? बच्चे गलती ये करते हैं कि उनको सिर्फ ये समझ में आता है अच्छा सेम वैलेंसी, अच्छा ये ऑपोजिट साइड है, अच्छा ये तो ट्रांस होंगे। नहीं बेटा, गलत हो गया, ये बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि आपने सबसे मेजर कंडीशन को मिस कर दिया। वो मेजर कंडीशन क्या थी? वो मेजर कंडीशन थी जीआई शो करना। क्या ये जीआई शो कर रहा है? नहीं, ये जीआई शो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हमने गलती से, ध्यान से देखिए, CH3 और ये बेटा छुपी हुई चीज CH3 ही तो है, ये तो इक्वल हो गई। यहां तो जीआई ही शो नहीं करेगा, और जीआई ही नहीं शो करेगा तो हम आगे की बात कैसे कर सकते हैं? बात क्लियर हो गई होगी कि आपको यहां पर क्यों जीआई शो नहीं किया गया। जैसे मान लीजिए मेरे पास इस तरीके से H लगा है, इस तरीके से एथिल लगा है, इस तरीके से मैथिल लगा हुआ है, और इस तरीके से H लगा हुआ है। क्या मुझे सेम वैलेंसी दिख रही है? क्या मुझे दिख रहा है कि ये जीआई शो कर रहे हैं? बिल्कुल जीआई शो कर रहे हैं, और बेटा सेम साइड है, तो बताओ मैं इसे क्या बोलूंगा? मैं इसे सिस आइसोमर बोलूंगा। सिंपल सी बात हो गई। अगर यहीं पर कुछ ऐसा लगा होता, C डबल बॉन्ड C, ये मैथिल है और ये एथिल है, बेटा किसी ने कहा सर आपने H को दिखाया ही नहीं है, तो H को दिखाने की क्या जरूरत है? हमें तो अंडरस्टूड है कि यार वहां पर हाइड्रोजन होगा ही होगा, और जब वहां हाइड्रोजन होगा ही होगा तो मेरे भाई मुझे बताओ तुम, हाइड्रोजन सेम साइड है या ऑपोजिट साइड है? तो सर ये तो ऑपोजिट साइड है, और सर जब ऑपोजिट साइड है इट मींस ये क्या है? ये ट्रांस है। तो आपको सिस और ट्रांस देखना आ गया, आपको सिस और ट्रांस पहचानना आ गया। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, मान लीजिए यहीं पर मैं थोड़ा सा मिक्स करना चाहूं। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर एक आइसोमर ड्रॉ किया, कुछ इस तरीके से मैंने यहां पर एल्कीन को बनाया। ठीक, अब यहां पर आपको कुछ चीजें छुपाई जाएंगी, और वही छुपी हुई चीजें आपको आंसर तक पहुंचा सकती है। आपको वही देखना आना चाहिए। देखिए कैसे। आपने देखा कि भैया जीआई शो कर रहा है, बिल्कुल सही है, क्योंकि सर हाइड्रोजन और मैथिल अलग है, हाइड्रोजन और ये वैलेंसी अलग है, मतलब जीआई तो शो कर रहा है। सर सेम वैलेंसी के नाम पे कौन है? हाइड्रोजन है। सर वो ऑपोजिट साइड है, मतलब सर ये ट्रांस है, ये ट्रांस है सर। इतना कंफर्म हो गया। जरा दूसरी वाली एल्कीन को देखें तो फिर से आपने देखा अरे यार ये तो हाइड्रोजन अलग है, मैथिल अलग है, हाइड्रोजन अलग है, और ये पूरा ग्रुप अलग है, मतलब सर ये भी जीआई शो कर रहा है। अब सेम वैलेंसी कहां है? सेम साइड है, इट मींस सर ये क्या हो गया?
ये सिस हो गया। तो देखिए आपने सिस और ट्रांस आराम से पहचान लिया कि किस तरीके से सिस और ट्रांस देखा जाता है। बात आपको क्लियर हो गई है? कोई दिक्कत है यहां पर? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब हम इसी में बात करने वाले हैं साइक्लिक कंपाउंड की। अच्छा, साइक्लिक कंपाउंड में कैसे सिस और ट्रांस देखते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। फिर हम बात करेंगे ई और जेड और सिन और एंटी की। बहुत ध्यान से समझने वाली पार्ट है भाई। भैया साइक्लिक कंपाउंड में एक आता है साइक्लिक एल्केन। अब आपको कंडीशन पता होनी चाहिए भाई। कंडीशन पता होगी कि भैया जीआई शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके बाद ही आप यह समझ सकते हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा, साइक्लिक एल्केन में आपको यह देखना होता है कि भैया अब आपको किसी sp3 कार्बन की, पक्की बात है ये sp3 होना चाहिए, sp2 नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? sp3। मतलब वो दो कार्बन जिनको आप सेलेक्ट कर रहे हो वो sp3 हाइब्रिडाइज होने चाहिए। और आपको पता है कि sp3 हाइब्रिडाइज की बची हुई दो वैलेंसी पक्की बात है कुछ ना कुछ a और b होंगी, पक्की बात है कुछ d और e होंगी। तो बेटा अगर इसके अबाउट अगर ये 1 है ये 2 है, अगर 1 2 के अबाउट जीआई शो करना है तो मेरे भाई क्लियर बात समझ में आनी चाहिए कि A और B अनइक्वल होने चाहिए, D और E अनइक्वल होने चाहिए। मतलब आप इस 1 2 को बिल्कुल एल्कीन समझो। आप इसको एल्कीन समझो कि भैया एल्कीन समझ के मैंने देखा दो वैलेंसी आपस में अनइक्वल हो, दो वैलेंसी आपस में अनइक्वल हो। अच्छा, किसी ने ये क्वेश्चन किया कि सर क्या ये 1 2 ही हो सकते हैं? नहीं बेटा, ये 1 2 भी हो सकते हैं, ये 1 3 भी हो सकते हैं, और बेटा ये 1 4 भी हो सकते हैं। बस आपको दो ऐसे कार्बन सेलेक्ट करने हैं जो कि बस sp3 हो, और sp3 के साथ साथ उनकी दोनों वैलेंसी क्या होनी चाहिए बेटा? दोनों वैलेंसी अलग होनी चाहिए। sp3 होने चाहिए और दोनों के दोनों वैलेंसी जैसे H और मैथिल, जैसे H और एथिल, देखिए आपस में अनइक्वल है, आपस में अनइक्वल है। मतलब सर इस 1 3 के अबाउट जीआई शो कर रहा है। ये कंफर्म है कि सर इस 1 3 के अबाउट जीआई शो कर रहा है। और ठीक उसी तरीके से सर ये 1 4 है, तो मैंने अगर वैलेंसी एग्जांपल के तौर पे H और एथिल दे दी, H और मैथिल दे दी, तो सर यहां पर भी चीजें अनइक्वल है, चीजें अनइक्वल है। मतलब सर 1 4 के अबाउट भी जीआई शो करेगा। तो ये तो बात हो गई जीआई पहचानने की। ये रिंग कैसी भी हो सकती है, ये रिंग 6 मेंबर्ड भी हो सकती है, ये रिंग 5 मेंबर्ड भी हो सकती है, ये रिंग 4 मेंबर्ड भी हो सकती है, ये रिंग 3 मेंबर्ड भी हो सकती है। कितनी भी बड़ी रिंग और कितनी भी छोटी रिंग हो सकती है। क्या आपको यह बात क्लियर हो गई? ठीक, अब समझिएगा इसमें सिस और ट्रांस कैसे देखते हैं। बहुत ध्यान से समझने वाला बात है, बहुत ध्यान से। जैसे मैंने आपको बोला कि sp3 कार्बन क्या होता है भैया, दो प्लेन में वैलेंसी होती है, दो प्लेन के अबव प्लेन और एक बिलो द प्लेन होती है। अच्छा, सेम प्लेन में तो साइक्लिक कंपाउंड की वैलेंसी होगी। मतलब कार्बन की जो दो वैलेंसी है जो साइक्लिक को फॉर्म कर रही है वो तो प्लेन में होंगी। तो या तो हो सकता है मैथिल वेज में हो और H डैश में हो, या तो हो सकता है मैथिल वेज में हो और H डैश में हो। तो मुझे बताओ, क्या मैं देख सकता हूं कि 1 2 के अबाउट जीआई शो कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है सर जीआई शो। अब मैंने देखा सर सेम वैलेंसी सेम साइड है, सर ये सिस है। चाहो तो आप H के अकॉर्डिंग देख लो, चाहो तो आप मैथिल के अकॉर्डिंग देख लो। अच्छा, यहीं पर मान लो एक और एग्जांपल देता मैंने बोला कि भैया मैथिल वेज पे है, अब मैं H को बना ही नहीं रहा हूं, और एथिल डैश पे है। अब तुमने कहा सर मैथिल और एथिल ये तो बराबर ही नहीं है, अब कैसे देखो? तो मेरे भाई आप इसे क्यों देख रहे हो? आप छुपी हुई वैलेंसी H को देखो ना। ये डैश पे है और इसका छुपा हुआ H कहां है? वेज पे है। सर ये ऑपोजिट साइड है, सर ये तो ट्रांस है। तो मेरे ख्याल से आपको साइक्लिक के केस में भी जीआई देखना आ चुका है, साइक्लिक के केस में ही सिस ट्रांस देखना आ चुका है। अब इसका जो दूसरा पार्ट है दैट इज साइक्लोएल्कीन, वो कैसे शो करता है जरा ध्यान से देखना बेटा। जब हम बात करते हैं साइक्लोएल्कीन की, तो बेटा साइक्लोएल्कीन में क्या होता है? सबसे पहली बात कंडीशन ध्यान रखिएगा। कंडीशन यह कहती है कि अगर रिंग साइज 8 या 8 से ग्रेटर है, इक्वेलिटी होल्ड करती है बेटा, इक्वेलिटी होल्ड करती है। 8 मेंबर या 8 से बड़ी रिंग हो, 6 मेंबर नहीं, 7 नहीं, 5 नहीं, 4 नहीं, 3 नहीं, 8 मेंबर या 8 से बड़ी, 8 या 8 से बड़ी रिंग हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बेटा,
ये मैंने एक 8 मेंबर्ड रिंग बना दी और मैंने यहां पर एक एल्कीन बना दिया। ठीक, क्या मुझे दिख रहा है कि भैया ये जीआई शो करेगा? बिल्कुल सर, जीआई शो करेगा। और आप बिल्कुल ध्यान से देखो, बिल्कुल वही सेम चीज जैसे H, ये वैलेंसी देखिए आप, क्या ये सेम साइड है? इसका मतलब सर ये सिस आइसोमर हो गया। इसका मतलब ये सिस आइसोमर हो गया। मान लीजिए यहीं पर मैं आपसे कहता कि ये है मेरे पास एक साइक्लोएल्कीन और ये रहा H और ये रहा H, बताइए क्या ये सिस है? नहीं सर। सर ये तो जीआई ही शो नहीं कर रहा। सर जीआई शो करने की कंडीशन होती है रिंग का साइज 8 या 8 से बड़ा होना चाहिए। तो जब जीआई की बात ही नहीं हो रही है, जीआई ही शो नहीं कर रहा, तो सर आगे की बात मैं क्यों कर रहा हूं? आगे की बात मैं क्यों कर सकता हूं? ठीक है, बात समझ में आ रही? तो पहले आपको जीआई चेक करना है, उसके बाद ही आपको यह बताना है कि बताइए सिस है या ट्रांस है। और सिस ट्रांस के लिए कम से कम एक वैलेंसी का इक्वल होना जरूरी है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने रिंग साइज 8 से बड़ा बना दिया है। एक मैंने ये बनाया है, एक मैंने ये बनाया है। ध्यान से देखिएगा बेटा, इन दोनों के बारे में समझना है, कौन सिस है और कौन ट्रांस है। जब मैंने यहां देखा तो भैया हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सेम साइड है, सर ये तो सिस है। ठीक उसी तरीके से सर यहां का हाइड्रोजन इधर है, इधर का हाइड्रोजन इधर है, सर ये तो ऑपोजिट है, सर ये तो ट्रांस है। तो मेरे ख्याल से अब आपको साइक्लिक एल्केन हो या साइक्लिक एल्कीन हो या ओपन एल्कीन हो, हर केस में आपको जीआई देखना आ चुका है, हर केस में आपको सिस और ट्रांस देखना आ चुका है। बताइए क्या आपको सिस और ट्रांस में अब कोई कंफ्यूजन होगा? तो अगर अब आपसे पहचानने को बोले कि भैया सिस और ट्रांस पहचानो, आप दंड से पहचान लोगे, क्योंकि आपको पता है कंडीशन क्या है, आपको पता है कि उसमें रूल कैसे देखते हैं, और आपने एग्जाम्पल के तौर पे 2-3 वैरायटी आपने देखी जो कि आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। बात समझ में आ गई? चलिए अगले पोर्शन पे आते हैं। अगला पोर्शन है अपना E एंड Z कॉन्फ़िगरेशन। बहुत ध्यान से समझिएगा E एंड Z को। मैंने आपको उस दिन R और S पढ़ाया था, याद होगा आपको। अगर नहीं पढ़ाया आपने तो जस्ट तैयारी जीत की पहला लेक्चर जो था वो था R एंड S, D एंड L, एरिथ्रो और थ्रियो। वहां से आप आराम से देख सकते हैं वो R और S कैसे निकाला था। ठीक वैसा ही कुछ करने वाले हैं हम, ठीक वैसा ही कुछ करने वाले हैं। अब ध्यान से देखिएगा भैया, सबसे पहली चीज है कि सर आपने कहा कि जीआई शो करना चाहिए, मतलब जीआई तो चलो शो करना चाहिए, ठीक है सर। सर आपने कहा कि सिस और ट्रांस आपको पहचानना आना चाहिए क्योंकि एक वैलेंसी कम से कम बराबर होनी चाहिए। लेकिन सर कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि सर चारों वैलेंसी अलग हो, और सर जब चारों वैलेंसी अलग होंगी तो मेरे भाई अब कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। आप सिस ट्रांस तो बोल नहीं सकते क्योंकि सर वैलेंसी बराबर नहीं है। मतलब कोई तो ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होगा जो इसके लिए बना होगा, और ऐसी चीजों के लिए बना है E एंड Z। मैं तो आपसे यह कहना चाहूंगा E एंड Z सबके लिए बना है, सबके लिए। अभी मैं आपको दिखाऊंगा एग्जांपल के तौर पे, सबके लिए बना है E एंड Z। अब ध्यान से सुनिएगा क्या कंडीशन है, क्या कहना चाहता है ये कहता है भैया कि पहली चीज तो जीआई शो करनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है भाई। फिर आपको एक रूल फॉलो करना आना चाहिए, दैट इज CIP रूल। इसका फुल फॉर्म होता है काम इन गोल्ड प्रीलॉग। इस पूरे का मतलब क्या है? इस पूरे का मतलब है कि मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग आपको प्रायोरिटी देनी होती है। मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग आपको क्या देनी होती है? प्रायोरिटी देनी होती है। अब मॉलिक्यूलर वेट तो सर हमें देखना आता है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सर मैंने देखा जीआई शो कर रहा है, मैंने चेक किया फ्लोरीन और ब्रोमीन। आपको फ्लोरीन और क्लोरीन नहीं देखना, आपको आपस में क्या चेक करना है? आपस में चेक करना है। तो देखा भाई फ्लोरीन और ब्रोमीन में एक ही बात समझ में आई कि भैया किसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा दिख रहा है, किसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा दिख रहा है। तो एक बात तो क्लियर हो गई भैया, ब्रोमीन का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। अच्छा Cl और आयोडीन को देखा तो Cl और आयोडीन में किसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है? भैया जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। अब बताओ क्या ये प्रायोरिटीज जो हमने सेलेक्ट की हैं क्या ये सेम साइड है? और बेटा सेम साइड है तो सेम साइड के लिए हम Z यूज करते हैं। और अगर मान लीजिए ये ऑपोजिट साइड होती, लेट सपोज ब्रोमीन है, F है, आयोडीन है, और यहां पर मैंने कर दिया Cl और आयोडीन। अब जब मैं चेक करूंगा तो मुझे क्लियरली पता है कि ब्रोमीन और F में किसकी ज्यादा है? ब्रोमीन की।
क्लोरीन और आयोडीन में किसकी याद है? आयोडीन की। क्या प्रियोरिटीज जो हमने सेलेक्ट की हैं वो ऑपोजिट साइड है, और बेटा ऑपोजिट साइड को हम बोलते हैं ई। ऑपोजिट साइड को हम क्या बोलते हैं? ई। ऑपोजिट साइड को हम क्या बोलते हैं? ई। इनका कुछ लैटिन नेम होता है, इंटीगेन एंड जुसामैन। इनका मतलब सिंपल सा यही है कि जेड मतलब सेम साइड और ई मतलब ऑपोजिट साइड, बस एक ही मतलब है, उस मतलब को आप समझिए पहले तो। अब मैं इसमें कुछ और एग्जांपल कराऊंगा जिसमें हमें सीआईपी रूल को समझना होगा। ये तो चलो सिंपल था, जिसमें मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन बेस्ड पे हमको बताया कि ई एंड जेड देखते कैसे। अच्छा, मान लीजिए सर ऐसा कुछ हो, बहुत ध्यान से समझना, अब क्वेश्चन शुरू होने वाले अच्छे वाले। और यहां पर दिया है सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, यहां दिया है NH2 और यहां दिया है CH3OH। ठीक, ऐसा दिया हुआ है, मान लीजिए ऐसा दिया हुआ, CH2 कर लीजिए उसको, CH3 ना होकर यहां पर क्या आएगा? CH2 आएगा। वैलेंसी को देखते हुए बात कर रहे हैं, ठीक है सर, ये बात तो क्लियर है। चलो, अब मैंने आपसे कहा कि यार सीआईपी रूल का जो मतलब होता है वो होता है मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग। यही तो मैंने बोला आपसे कि भैया सीआईपी रूल जो है वो कहता है मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग। लेकिन इसमें भी बेटा ये बात ध्यान रखना, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला काम है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले जीत गया वही जीत गया। मतलब आपको पूरा चेक नहीं करना होता, आपको जस्ट कनेक्टेड वैलेंसी देखनी होती है, जस्ट कनेक्टेड। जैसे मैं इस कार्बन के बारे में देखूं तो जस्ट कनेक्टेड ऑक्सीजन है, जस्ट कनेक्टेड कार्बन है। अब आगे क्या लगा है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, आगे क्या लगा हुआ है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ यह देखना है कि भैया एल्कीन कंटेनिंग कार्बन पे जब मैंने चेक किया तो सीआईपी रूल यह कहता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले जीत गया भाई साहब वही जीत गया, उसी की प्रायोरिटी ज्यादा होगी। बाद में कुछ भी लगा हो उससे उसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मान लो अगर पहला इक्वल आ जाता तो फिर हम आगे बढ़ते, फिर हम आगे की वैलेंसी को चेक करते। हर एक वैरायटी कराने वाले हैं बेटा, ई एंड जेड की जितनी वैरायटी हो सकती है ना, जितनी आज तक आपने देखी होंगी, वो सब कुछ यहां पर इस लेक्चर में कराया जाने वाला है, पूरी की पूरी। ये आप ध्यान रखिए बेटा, तो ध्यान से देखना। तो ऑक्सीजन और कार्बन में कौन जीता? तो भैया ऑक्सीजन जीत गया, खत्म कहानी। यहां देखा डायरेक्ट कौन जुड़ा है? सी। डायरेक्ट कौन जुड़ा है? एन। तो बेटा कौन जीत गया? तुरंत। बाद में क्या लगा है कुछ पता नहीं, और बताओ सेम साइड है, द आंसर विल बी जेड। खत्म, ये है आंसर, ये है ई एंड जेड का फंडा। और अच्छे क्वेश्चन करते हैं और अच्छी वैरायटी को यहां पर आपके सामने इंट्रोड्यूस कराता हूं मैं, देखिएगा ध्यान से। मैंने आपसे बोला कि भैया मेरे पास है एक एल्कीन, यहां मैंने जोड़ दिया COCl और यहां मैंने जोड़ दिया CH2OH। ठीक है, बिल्कुल सही बात है सर, एकदम क्लियर है। यहां मैंने जोड़ दिया NH2 और यहां मैंने जोड़ दिया SH। बड़ा ध्यान से देखना, बड़ा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखो तो मुझे क्लियरली पता लग रहा है कि जस्ट कनेक्टेड है कार्बन, जस्ट कनेक्टेड है कार्बन। आगे गए तो इससे Cl है, इससे H और O है। बेटा Cl का मॉलिक्यूलर वैसे ही ज्यादा है, मतलब तुरंत देखते ही कौन जीत गया? ये जीत गया। यहां देखा तो N और S है, कौन जीत गया? S जीत गया, खत्म। द आंसर ऑपोजिट, ऑपोजिट को क्या बोलते हैं? इंटीगेन, मतलब ई। ये लैटिन नेम है इंटीगेन एंड जुस्सामैन, जो आपने सुने होंगे, लेकिन इनका मतलब ऑपोजिट और सेम साइड, ये आपको क्लियरली पता है। तो ये तो आप अपना करना सीख गए कि किस तरीके से इसे सॉल्व किया जाता है। ठीक, अच्छा, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, ऐसा केस फंसता है, जरा इस केस को समझिएगा, ये अच्छा केस है, समझिएगा बेटा। कभी कभी ऐसा केस आ जाता है जहां पर C डबल बॉन्ड C है और ये C ट्रिपल बॉन्ड C है, और यहां मैंने रख दिया फ्लोरीन और क्लोरीन। चलो एक साइड तो दिक्कत नहीं है, हमें पता है क्लोरीन जीत रहा है, एक साइड तो दिक्कत नहीं है, दिक्कत है दूसरे साइड। क्यों? क्योंकि मैं कंफ्यूज्ड हूं कि मैं किस कार्बन को सिलेक्ट करूं, किस प्रायोरिटी को सिलेक्ट करूं। तो मुझे एक बात क्लियर समझ में आई कि यार ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, ये तो इक्वल हो गए, अब कैसे देखूं यार? तो इनके लिए एक रूल बनाया गया, इनके लिए रूल था बॉन्ड ब्रेकिंग रूल। बॉन्ड ब्रेकिंग रूल क्या कहता है? बॉन्ड ब्रेकिंग रूल यह कहता है कि भैया अगर आपको बॉन्ड को ब्रेक करना हुआ ना, तो भैया जिससे भी आप ब्रेक कर रहे हो उसको आपको ऐड करना होगा। फिर से सुनिएगा ध्यान से, बॉन्ड ब्रेकिंग रूल यह कहता है कि आप जिससे कनेक्टेड हो, अगर आप उसकी वैलेंसी को तोड़ते हो,
तो आपको उसकी वैलेंसी जोड़नी होगी, मतलब इस कार्बन पे, इस कार्बन पे, इस कार्बन पे ये वाली वैलेंसी। क्योंकि ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा भैया मैं कार्बन से 2 बार जुड़ा था, तो बोलेगा ठीक है भैया 2 बार जुड़े। ये बोलेगा भैया कार्बन से 2 बार जुड़ा था, बोले जुड़े। ठीक उसी तरीके से C डबल बॉन्ड O होता मान लीजिए, और मैं बॉन्ड को ब्रेक करता, एक ही बॉन्ड को तो ब्रेक करना है क्योंकि भाई कनेक्शन भी तो रहना चाहिए, पूरे थोड़ी ब्रेक कर दोगे आप। तो ये C बोलेगा कि भैया मैं 2 बार O से जुड़ा था, अभी तो एक ही बार है, बोले भैया एक काम करो ये लो। और ये O बोलेगा भैया मैं तो 2 बार C से जुड़ा था, बोले भैया ये लो अपना एक C। ये है बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड। तो मुझे बताओ इसी रूल को फॉलो करते हुए जब मैं इसे ओपन करूंगा तो क्या मुझे ओपन करने पे ये कहानी समझ में आएगी कि भैया डबल बॉन्ड को ब्रेक किया तो मैंने ये जोड़ दिया, और जब मैं ट्रिपल को ब्रेक करूंगा तो बोलेगा भैया मैं 3 बार जुड़ा था, बोले लो भैया 2 बार और जोड़ दिया, अब तो ठीक है ना, बोले ठीक है भैया। और इधर आ गया फ्लोरीन और इधर आ गया क्लोरीन, बताओ कौन जीता था, क्लोरीन। इधर कौन जीत जाएगा, दिख रहा है भैया, इस C से C है और इस C से C, H जो आएगा क्या वो H हार जाएगा, ये जीत जाएगा। बताओ सेम साइड है, द आंसर विल बी Z। ये है ब्रेकिंग मेथड कि किस तरीके से हम ब्रेक करते हैं चीजों को, किस तरीके से यहां पर ब्रेक किया जाता है। बात समझ में आ गई मेरे ख्याल से, क्लियर है एकदम, बात फुल्ली क्लियर हो चुकी है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसमें एक रूल और पढ़ाता हूं मैं आपको जो कि तगड़ा है, इसमें E एंड Z में बिल्कुल अलग सा केस है, जेई एडवांस लेवल केस है। मान लीजिए आपने बॉन्ड ब्रेकिंग रूल पढ़ लिया, आपने नॉर्मल केस पढ़ लिया, अब आपको मैं एक साइक्लिक का केस बताने वाला हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। साइक्लिक का केस, EZ जब साइक्लिक का केस आता है ना तो कैसे करते हैं, जरा ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से। साइक्लिक का केस कहने का क्या मतलब है, सुनिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि ये एक कनेक्शन है और ये एक कनेक्शन है, ठीक, और आपको ये इधर फ्लोरीन इधर क्लोरीन दे दिया। मतलब मुझे सिखाना आपको ये है ओवरऑल कि इन दोनों में कौन जीतेगा, कैसे पहचाने सर कौन जीतेगा। तो इसमें एक बहुत तगड़ा सा आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, जरा तगड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखिएगा। यहां पर भी कॉन्सेप्ट ब्रेकिंग रूल का ही है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट मेथड भी बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपको ये ब्रेकिंग रूल पहले जानना होगा, फिर मैं आपको डायरेक्ट रूल बता पाऊंगा, फिर मैं आपको डायरेक्ट रूल समझा पाऊंगा। बात समझ में आ रही है? देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल वैसे ही करिए जैसे आपने यहां किया था। बताइए ये कार्बन है, अब इसे तोड़ोगे, 2 ही तो कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, या तो इस जगह से तोड़ दो और या फिर इस जगह से तोड़ दो, 2 ही तो तरीके हो सकते हैं तोड़ने के। यहां पर भी क्या हो सकता था, इस कार्बन मेन कार्बन के थ्रू, या तो इस तरीके से तोड़ दो या तो इस साइड से तोड़ दो, 2 ही तो साइड है, दोनों साइड से तोड़ के मैं आपको दिखाता हूं। देखिएगा जरा, इधर काला तो क्लियर है कि भैया फ्लोरीन है और क्लोरीन है, और यहां देखने में भी दिक्कत नहीं है, हमें पता है क्लोरीन जीतेगा, ठीक। यहां देखिएगा, यहां जब मैं इस कॉमन कार्बन को बना रहा हूं, इस कॉमन कार्बन को बना रहा हूं, तो ध्यान से सुनना बेटा, बहुत यहीं पर इंपॉर्टेंट है, यही ध्यान देने वाली बात है। मान लो यहां ध्यान दे दिया ना तो फिर ये सीख जाओगे, बस इसी पॉइंट पे ध्यान देना है। मैं पहले क्या कर रहा हूं, मैं पहले ये वाला टेक्निक अपना रहा हूं, इस वाले से तोड़ के। तो ध्यान से देखना क्या रहेगा, जब मैंने ये तोड़ दिया है तो इस कार्बन से ऑक्सीजन होगा, कार्बन होगा, और जो कार्बन टूटा है वो कार्बन भी तो जोड़ोगे मेरे भाई, ऑक्सीजन होगा, कार्बन होगा, और जो कार्बन टूटा है उसे भी तो जोड़ोगे, मतलब एक आ गया ऑक्सीजन, कार्बन और कार्बन। ठीक, एकदम क्लियर हो गया, फिर एकदम मस्त क्लियर हो गया। जब तुमने दूसरे साइड से तोड़ा तो मेरे भाई अब क्या होगा, कार्बन तो था, इसके साथ अब क्या आएगा, कार्बन, ऑक्सीजन और टूटा हुआ कार्बन, क्योंकि तोड़ा भी तो है, ऑक्सीजन, कार्बन। ध्यान सुनिएगा, इस कार्बन के थ्रू बात कर रहा हूं मैं। जब तुमने ये बॉन्ड तोड़ा तो मेरे भाई कार्बन, ऑक्सीजन और टूटा हुआ कार्बन, मतलब कार्बन, ऑक्सीजन और टूटा हुआ कार्बन। क्या आपको ये तोड़ना आ गया? अब आप इसे भी एज इट इज तोड़ेंगे, जरा ध्यान से देखना, इसको बहुत ध्यान से देखने वाला बात है। मैं इसको यहां से तोड़ रहा हूं, ध्यान से देखना। तो कॉमन कार्बन जो आएगा, जो कॉमन कार्बन आएगा, यहां से तोड़ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, यहां से। तो भैया ऑक्सीजन मिलेगा, कार्बन मिलेगा, कार्बन मिलेगा और टूटा हुआ कार्बन मिलेगा, क्योंकि मेरे को जोड़ना भी होता है। ऑक्सीजन, कार्बन, 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 ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन, कार्बन। ठीक है भाई। अच्छा, जब तुम इसको यहां से तोड़ोगे, अब क्या जुड़ेगा, कार्बन, कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन,
कार्बन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन। अब देखो तोड़ लिया तुमने, तोड़ लिया भाई, आराम से टूट गया भाई। अब चेक कर लो, अब चेक कर लो, कार्बन था, ऑक्सीजन था, ठीक है कार्बन है, लेकिन दूसरी तरफ देखो तो तुम्हारे पास यहां पर क्या ऑक्सीजन जल्दी मिल गया है, और यहां तो भाई कार्बन कार्बन ही तो है। तो बताओ कौन जीत गया? ये देखन में छोटन लगे घाव करत गंभीर, वही वाला हाल है। अपने को लगा था नीचे वाला जीतेगा, लेकिन देखो मस्त हो गया कि नहीं हो गया। ये है कहानी, ये है कहानी का मेन रोल। तो देखन में छोटन लगे घाव करत गंभीर, सोचा कुछ और था हो कुछ और गया। यही तो है सीखने वाली चीज, कि अपने को सीखना चाहिए, गलतियों से सीखना चाहिए बस, ठीक है। तो देखिएगा यहां पर, तो बताइए यहां पर कौन जीत गया? ऊपर वाला। यहां पर कौन जीता था? क्लोरीन। ऑपोजिट है, क्या बोल देंगे? ई। अब मैं इसका शॉर्टकट बताने वाला हूं। अब इसका शॉर्टकट सुनिएगा कि शॉर्टकट कैसे इसका करते हैं, किस तरीके से इसे सॉल्व करते हैं। देखिएगा शॉर्टकट, शॉर्टकट ये कहता है कि भैया आप दोनों तरफ गए थे ना, आप दोनों तरफ गए थे। सही बात है सर, आप दोनों तरफ गए थे। तो एक काम करो, यही चेक कर लो बिना तोड़े, बिना तोड़े। अब मैं आपको मेथड बताने वाला हूं बिना तोड़े। देखिएगा, तो मुझे दिखा कि भैया इस साइड तो क्लोरो जुड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखा तो एक साइड ऑक्सीजन है, बोले यार यहां भी एक साइड ऑक्सीजन है। बोले इधर से घूम के आओगे तो एक के गैप पे मिलेगा, और इधर से घूम के आओगे तो दो के गैप पे मिलेगा। तो सर ये जीत गया ना, तुरंत मिल गया, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, द आंसर विल बी ई। अब देखिएगा एक क्वेश्चन और मैं करा रहा हूं, इसी से रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड है, ध्यान से देखिएगा, सीख जाओगे बेटा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखिएगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, यहां से मैंने 5 मेंबर रिंग जोड़ी और ये ऑक्सीजन जोड़ दिया। यहां से मैंने 4 मेंबर रिंग जोड़ी और ये ऑक्सीजन जोड़ दिया। यहां से मैंने 3 मेंबर रिंग जोड़ी और यहां से मैंने कुछ इस तरीके से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन 2 जोड़ दिया। देखो अब ध्यान से देखना, मैंने देखा भैया आप तोड़ोगे तो दोनों साइड से, जस्ट बगल में ऑक्सीजन है, जस्ट बगल में ऑक्सीजन है। इधर से घूम के जाओगे 1 2 3 कार्बन के बाद आएगा, इधर से घूम के जाओगे 1 2 कार्बन के बाद ही आ जाएगा, पहले आ जाएगा, तो जीत गया। एक कार्बन यहां तो है ही नहीं, ऑक्सीजन मतलब दिख रहा है, जस्ट ऑक्सीजन मिल जाएगा, यहां कभी मिलेगा ही नहीं, द आंसर विल बी ई। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि ई एंड जेड हम हर एक तरीके से हर एक कंपाउंड में निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपसे बोलता, इसमें पूछा कैसा जाता है, क्वेश्चन समझिएगा। पूछा ऐसा जाता है कि मान लीजिए मेरे पास ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है ऐसे करके। अब आपको पता है नंबरिंग आप कैसे करते हो आईयूपीएससी की, 1 2 3 4 5 6 7। आप बोल सकते थे 2 पे ट्रांस है, बोल सकते हो आप 2 पे ट्रांस है, अब इतना तो सीख गए अपन। आप बोल सकते हो 4 पे भी ट्रांस है, दिख रहा है मुझे, ऑपोजिट साइड है एच के एच, तो आप सिस ट्रांस भी कह सकते हो, लेकिन आप ईजेड भी कह सकते हो। कैसे? देखो जरा, ये एच था, ये छुपा हुआ एच था, यहां एच और मैथिल में कौन जीतेगा भाई? मैथिल। यहां एच और बड़े ग्रुप में कौन जीतेगा? ये बड़ा वाला ग्रुप। बताओ इसके अबाउट तुमको ऑपोजिट ई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? मतलब तुम ऐसे भी लिख सकते हो 2E कॉमा 4 पे देखो जरा, 4 पे देखो जरा, ये एच है, ये एच है। एच और बड़ी वैलेंसी में कौन जीतेगा? बड़ी वैलेंसी। एच और बड़ी वैलेंसी में कौन जीतेगा? बड़ी वैलेंसी। अरे यार ये भी ऑपोजिट आ गए भैया, 4 पे भी ई है, तो 2E कॉमा 4E ऐसा लिख के ऑप्शन आता है। तो इस तरीके से आप ई और जेड को पूरी तरीके से सीख सकते हो। तो मेरे ख्याल से अब आपको ई एंड जेड पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा, मेरे ख्याल से बढ़िया, एकदम मस्त क्लियर हो गया क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट आता है सिन एंड एंटी। समझो जरा, फटाफट समझ लो इसको भी, मस्त एकदम जोरदार जोरदार कॉन्सेप्ट है। देखो ये सिन और एंटी किस केस में निकाला जाता है? ये निकालते हैं हम किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन को, ध्यान से सुनिएगा, या तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन को जब मैं रिएक्ट करता हूं किसके साथ? हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ। तो बेटा होता क्या है, रिएक्शन है ये रिएक्शन में क्या होता है, ये वाटर रिलीज करता है कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखिएगा, ये वाटर रिलीज करता है कुछ इस तरीके से, N का H2 और कीटोन या एल्डिहाइड का ऑक्सीजन। और जब ये वाटर रिलीज करता है ना मेरे भाई, तो सोचो क्या यहां पर दोनों वैलेंसी अब नाइट्रोजन से जुड़ जाएंगी? नाइट्रोजन के पास तो भैया लोन पेयर होता है, एक वैलेंसी OH है। सही कह रहा हूं क्या? यही तो बनना चाहिए। ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से, N के पास लोन पेयर होगा ही होगा, क्योंकि 3 वैलेंसी और एक लोन पेयर होता है। अच्छा यहां पे जब तुमने वाटर को रिलीज किया, यहां मैं थोड़ा सा इसको मैथिल और एथिल कर देता हूं, जिससे कि आपको समझ में आए कि हाँ भाई GI का केस है।
तो भैया ये मैथिल था, ये एथिल था, दोनों बॉन्ड चले गए वाटर में, तो अब N से जुड़ जाएगा, ये लोन पेयर है, ये OH है। इस क्वांटिटी, इस कंपाउंड को बोलते हैं ऑक्साइम। जब ये एल्डिहाइड से बनता है तो नाम आता है एल्डोक्साइम, और जब ये कीटोन से बनता है तो नाम आता है कीटोक्साइम। अब कैसे सिन निकालेंगे, कैसे एंटी निकालेंगे, यही बात हमें सीखनी है भाई, यही बात हमें समझनी है। अभी तो मैंने आपको यह बताया कि सिन और एंटी निकालते कहां पे हैं, किसी और में नहीं। ये नहीं कि एल्कीन में निकालने लग गए, सिर्फ C डबल बॉन्ड N और OH वाला केस, मतलब ऑक्साइम वाला केस होगा तो ही जाके कहीं ना कहीं सिन और एंटी निकलेंगे, वरना नहीं निकलेंगे। तो पहली चीज आपको समझ में आना चाहिए, सिन और एंटी बनता है तो किस केस में उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको पहले क्लियर होना चाहिए। ठीक, अच्छा देखिए, जरा ध्यान से देखिएगा। अब हम बात कर रहे हैं एल्डिहाइड वाले केस में, जरा ध्यान से समझिएगा किस तरीके से एल्डिहाइड वाले केस में हम ऑक्साइम को देखते हैं। ठीक, अच्छा एल्डिहाइड का अगर कोई ऑक्साइम बना होगा तो पक्की बात है उसके पास H तो होगा ही होगा। भैया एल्डिहाइड बिना H के कैसे बनता है भाई, बिना H के कैसे बनता है? तो एल्डिहाइड में बिल्कुल सिंपल हो गया, तुम बना रहे हो ऑक्साइम, तुमको पता है एल्डिहाइड की बेसिक बात क्या है, हाइड्रोजन, और ऑक्साइम से O से क्या मिलता जुलता दिख रहा है, OH। खत्म, इतने में गेम खत्म है भाई, इतने में गेम खत्म है। अब जब मैं H और OH को देखूंगा तो सब कुछ किस पे डिपेंड करेगा, H और OH पे, लोन पेयर पे नहीं, OH पे। गलती मत करना, गलती मत करना, लोन पेयर पे नहीं, OH पे। और H और OH अगर सेम साइड है तो बेटा सिन हम किसको बोलते हैं बताओ, सिन किसको बोलते हैं, सेम साइड को तो बोलते हैं, तो इसे बोलेंगे सिन। और अगर H और OH एंटी साइड है, मतलब ऑपोजिट साइड है, तो बेटा ऑपोजिट को हमेशा क्या बोलते हैं, एक दूसरे के एंटी है, मतलब यहां पे आ जाएगा एंटी वर्ड। तो किसके लिए सिन आता है, किसके लिए एंटी आता है, लेकिन एल्डोक्साइम में हम क्या देखेंगे, H और OH, बस सिर्फ H और OH देखना है, क्योंकि एल्डिहाइड की पहचान है उसके पास H होगा, और ऑक्साइम से क्लियर पता लग रहा है भैया OH की बात कर रहा है। तो बताओ मुझे, क्या मैं कह सकता हूं कि इस जगह पर ये क्या है, ये क्या बना हुआ था, ये सिन बना हुआ था। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा होता, फेनिल H डबल बॉन्ड N लोन पेयर है, ये OH है, क्या अभी भी सेम साइड है? बिल्कुल सर, सिंपल है, सिन बोल दिया, क्योंकि किसको देखा है, OH और H को। लेकिन मान लो अगर ऐसा लिखा होता तो यहां पर लोन पेयर है, यहां OH है, यहां मैंने H दे दिया, यहां मैंने CH3 दे दिया। भैया अब H और OH का है ऑपोजिट, इसका मतलब क्या है, ये एंटी। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, आपको OH और H देखना है, लोन पेयर नहीं, क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि कहीं लोन पेयर तो नहीं देख रहे हो आप। तो ध्यान से बेटा, ध्यान से। अब बात करते हैं कीटोन वाले केस की, कि भैया कीटोन कैसे करते हैं, कीटोन में तो हाइड्रोजन भी नहीं होता। तो बोले कोई दिक्कत नहीं है भाई, सुभाष सर है, टेंशन क्या ले रहे हो आप, मस्त एकदम टेंशन फ्री रहो आप, हर चीज सीखोगे आप, लगे रहो, जुड़े रहो, बस और कुछ नहीं करना है। हर एक वीडियो को आप ढंग से देखना, जब भी देखना ढंग से देखना, बस पूरा वीडियो देखना, आराम से देखना, मजा आ जाएगा आपको। जब कीटोन की बात की तो भैया बन तो इसमें भी ऑक्साइम ही रहा है, तो देखना तो अभी भी OH को ही है, क्योंकि OH के थ्रू ही ऑक्साइम की बात हो रही है। ठीक है भाई, मैंने बना दिया ये लो लोन पेयर, ये लो OH, और कीटोन माने मान लिया कि फेनिल और मैथिल का बना होगा, मान लिया कि फेनिल और मैथिल का कीटोन रहा होगा, इसने रिएक्शन की और ये बना दिया। ठीक, अब तो H नहीं, अब कैसे देखोगे? तो इसने यहां पर टेक्निक लगाई, इसने बोला कि यार देखोगे तो तुम अभी भी OH को ही देखोगे, तो तुम अभी भी OH को ही। अब तुम कीटोन में सिन भी लिख सकते हो, सेम कंपाउंड के लिए एंटी भी लिख सकते हो, सेम कंपाउंड के लिए सिन भी लिख सकते हो, और सेम कंपाउंड के लिए एंटी भी लिख सकते हो। कैसे? सेम, सिन का मतलब क्या होता है, सेम साइड। कौन है OH के सेम साइड? मैथिल। तो जब भी तुम सिन लिखोगे, पहले लिखोगे मैथिल, फिर दूसरी वैलेंसी कौन है, फेनिल, और बेटा है क्या ये, कीटोक्साइम, तो नाम हो जाएगा कीटोक्साइम। तो नाम क्या आ गया, फेनिल। बाद में क्यों लिखा, क्योंकि सिन की बात हो रही है, सिन में सेम साइड को पहले लिखते हैं। और अगर यही चीज एंटी होती, अब आप समझ चुके हो, अब आप समझ चुके हो गेम, एंटी होती तो इसके एंटी कौन है, OH के एंटी कौन है पहले, तो भैया पहले नाम आता फेनिल, फिर नाम आता मिथिल, और फिर आता कीटोक्साइम। चलो जल्दी से एक एग्जांपल तुम करके दिखा दो, जिससे समझ में आ जाए कि आपको क्लियर समझ में आ गया या नहीं। ध्यान से देखिएगा बेटा,
फेनिल है, एथिल है, एन है, OH है और लोन पेयर है। मुझे जानना है इसका एंटी का नाम। तो बेटा OH के एंटी कौन है? देखा, तुरंत देखा कि OH के एंटी कौन है, बोले एथिल है भैया। तो पहले आएगा इथाइल, फिर आएगा फिनाइल और फिर आएगा कीटोक्साइम, क्योंकि कीटोन से बना है तो कीटोक्साइम होगा। और ठीक उसी तरीके से अगर मुझे सिन लिखना होता तो अब बताओ बेटा सिन में क्या करोगे? बोले सेम साइड कौन है? बोले भैया फेनिल। तो बोले भैया फेनिल पहले आएगा, फिर इथाइल आएगा और फिर कीटोक्साइम आएगा। ये लो भाई साहब, सिन एंटी भी क्लियर। तो तुम्हारा सिस और ट्रांस मस्त हो गया। ई एंड जेड में कोई डाउट ही नहीं बचा है, क्योंकि हर एक तरीके से उसको सीख लिया है। और सिन और एंटी तो अपने लिए खेल था, बिल्कुल मजेदार। बताओ समझ में आ गया क्या? ऐसे ही वीडियो लेके आते रहेंगे बेटा, और ऐसे वीडियो के लिए ही ये तैयारी जीत की हमने बनाया है। तो इसका फुल सपोर्ट करिए, फुल यूज करिए, और जहां तक हो सकता है वहां तक अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, जिससे उनका भी भला हो और आपका तो हो ही रहा है भाई, क्योंकि आप जुड़े हैं संकल्प भारत जेईई चैनल के साथ। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।